ये हमारे पास लेक्चर 1 था, जिसमें हमने देखा था कि बिजनेस की टाइप्स को समझा था, बिजनेस को समझा था, बिजनेस के कुछ मॉडल्स को समझा था, कंपनी के रिलेटेड हमने समझा था, और कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी हमने समझा था। आज हम हाउ थिंग्स वर्क इन यूएई, आज हम लेक्चर 2 पे जाते हैं। एक मिनट, नई शीट में बना लेते हैं, उसको फिर रीनेम कर देते हैं, इसको लेक्चर 2। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो मैं घर से कंडक्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, इंशाल्लाह मैनेज करता हूँ इन चीज़ों को साथ साथ। अच्छा, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। जी, थैंक यू। अच्छा, अब हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स कंपनी और ट्रेड लाइसेंस। अच्छा, अब ये स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे पास ई चैनल पोर्टल दुबई का है, तो स्पेसिफिकली हम दुबई के केस में देख रहे होंगे सब चीज़ों को। कल मैंने आपको एक यूआरएल बताया था, वो था इन्वेस्ट इन दुबई पोर्टल, या आप इसको कर सकते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि इन्वेस्ट इन दुबई के नाम से बहुत सारे और बिजनेसेस भी हैं, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक पोर्टल है वो लॉगिन के साथ इस तरह के इंटरफेस के साथ हमारे सामने आ जाएगा। आप लोगों के लिए विजिबल है? जी विजिबल है, आपकी स्क्रीन पे डबल पिक्चर शो हो रही है। आप उसको शैडो को बंद करें। कामरान भाई दोबारा से ज्वाइन कर लें लीव करके। नो प्रॉब्लम। ओके। थैंक यू। मीटिंग लीव कर दें, पहले स्टॉप शेयरिंग करें, फिर लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। जी सर। यू मे प्रोसीड नाउ प्लीज।
माइक ऑन कर लें कामरान भाई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था, इस पोर्टल पे हम आए थे। अच्छा, इस इंटरफेस से जब आप इंटर होंगे तो आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस खुलेगा। अब इस इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें हैं ये आपके कुछ यहाँ पे, तो जब आप क्रेडेंशियल्स बना लेंगे उसके बाद लॉगिन आएगा। उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है साइन इन विद यूएई पास। आप ये भी कर सकते हैं, उसका भी मैंने आपको तरीका कल समझाया था। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो होगा कि हम एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करके कैसे हम फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। चलें ये देखते हैं। जब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक और इंटरफेस खुलता है, जिसके अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि आपने कोई नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा, अब यहाँ पे कल भी एक सवाल उठ रहा था और मैं आपको इस पे भी बता देता हूँ कि कल भी ये चीज़ थी कि सर ये क्लाइंट का हमने पोर्टल बना के इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। सर बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स डालने हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं अपना, अगर मैं अपना करता हूं तो मैं अपना नाम डालता हूं यहाँ पे। जैसे ही मैंने अपना नाम डाला कामरान जुल्फिकार, फिर हम इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम में आ गया, फिर हम इसको करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोग जो लोग पाकिस्तान में हैं वो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान। और यहाँ से नेक्स्ट। Drag each item to the empty spot with the same fruit. ये कैप्चा था। अब ये जो आपको कोड रिसीव होगा विद इन पाकिस्तान होते हुए, ये कोड आपको रिसीव होगा एक कॉल की सूरत में। और बाज़ अगर आपने याद रखना है इसमें, आप जब पाकिस्तान होते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं तो बाज़ का ये प्रॉब्लम भी आती है कि आपका क्लाइंट, ये देखें जैसे कॉल आना शुरू होगी। आपका तस्दीकी कोड है एक तीन दो तीन सफर सात। आपका कोड है एक तीन दो तीन सफर सात दो दो दो। अच्छा, ये ना पाकिस्तान में जब आपका क्लाइंट उधर होगा तो उसके लिए तो बहुत एक्सेसिबल है। आप फौरन से उसका कर सकते हैं या किसी और कंट्री में, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए और इन कंट्रीज के लिए इन्होंने जो इसको ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है कि इतना जल्दी से इसका कोड जो है ना वो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। जैसे अभी इसने मुझे कॉल की और नंबर्स बताए लेकिन नंबर इतने क्लियर नहीं थे। एक बार फिर ट्राई करते हैं। क्योंकि ये ना दरअसल उर्दू में वो करती है ट्रांसलेट उस चीज को। तो आपका तस्दीकी कोड है दो सात सात एक दो दो। आपका कोड है दो सात सात एक दो दो। ये प्रॉब्लम आ रही है। वो बोल तो रही है 8 8, लेकिन वो जब मैं डालता हूँ तो वो आ नहीं रहा। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं रहेगा, ठीक है। आप जब इसमें अपना जो आपका अगर यूएई का
बेसिकली क्लाइंट का होगा तो यूएई में और या किसी और अच्छी कंट्री में होता है वो बंदा, तो इजीली वो कोड आपको बता के वो इधर आप उसका लॉगिन इसी तरह क्रिएट कर लेंगे। अब सेम वे से जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ईमेल की ऑप्शन आएगी। ईमेल पे भी हमने वो जब कोड डाल लेना है, इसी तरह कोड आएगा। दोनों चीजें वेरीफाई होने के बाद हमारा जो लॉगिन है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको हम साथ, मुझे आप याद दिलाइएगा, हम इसको चेक भी कर लेंगे। अभी मैं यूएई का इसलिए नहीं डाल रहा अपना नंबर क्योंकि यूएई पे ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। हम चलते हैं मेन। इतनी बात आपको समझ आ गई डियर स्टूडेंट, कि इधर नाम डालना है, इधर आपका फर्स्ट और लास्ट नेम आ जाएगा। सेकंड पे आपने एक नंबर है, क्लाइंट का नंबर लेना है, वो डालना है, उससे कोड वेरीफाई करना है। उसके बाद उसकी मेल डालनी है और मेल मेल से कोड वेरीफाई कर लेना है। जस्ट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपकी ये तीनों फॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे और आपका इन्वेस्ट इन दुबई पे लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ। अच्छा, जैसे ये मेरा क्रिएट हुआ हुआ लॉगिन, से लॉगिन करते हैं। अच्छा, जब आप लॉगिन करेंगे उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, और जो मेरा लॉगिन इंटरफेस आपको नजर आ रहा है इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्यों होगा? बेसिकली ये एक वेरीफाइड अकाउंट है, और जो आपका क्लाइंट जो है वो वेरिफिकेशन में अभी जाएगा। उसकी वेरिफिकेशन को मैं आपको तरीका बताऊंगा कि यहाँ पे आपके पास एक इस तरह से, यहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे। अब मेरी प्रोफाइल है वेरीफाइड, लेकिन उसकी वेरीफाइड नहीं होगी। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि उसमें आपका ये चीज़ वेरीफाई नहीं हुई होगी। आपने करना ये है कि उसमें आपका तीन वेज आ जाएंगे। एक आके आ जाएगी एमिरेट्स आईडी, दूसरा आपकी वे आ जाएगा यूनिफाइड नंबर। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ यूनिफाइड नंबर होता क्या है। इसके लिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। यूनिफाइड नंबर, अच्छा, यूनिफाइड नंबर क्या होता है? यूनिफाइड नंबर ऐसा एक यूनिक नंबर होता है, जब भी कोई बंदा अपना फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन में, जब भी कोई भी पर्पस के लिए जब वीजा अप्लाई करता है यूएई के लिए, तो उसको एक नंबर अलॉट होता है, जिस नंबर के अगेंस्ट उस बंदे की अपनी पर्सनल सारा तमाम तर डाटा उसके अंदर स्टोर होता है। अच्छा, उसका उसका होता ये है कि उस यूनिफाइड नंबर से जब हम उसको डालते हैं तो यहाँ से वो फेच होता है डाटा इमिग्रेशन के साथ, और उस तरीके से वेरिफिकेशन उसकी हो जाती है। यूनिफाइड नंबर को आप कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर ऑफ एनी पर्सन। अच्छा, अब ये चीजें, और दूसरी आ गई आपकी, अगर वो ऑलरेडी यूएई के अंदर है या किसी वजह से है तो उसके पास एमिरेट्स आईडी होगी। अच्छा, ये दो रीजन है, एक यूनिफाइड नंबर है और एक एमरेट्स आईडी है। ठीक है। अच्छा, इन दो के जरिए आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इजीली क्या होगा, आपने सिर्फ यूनिफाइड नंबर देना होगा उसका। यूनिफाइड नंबर के बाद वो खुद उससे आपको जब इस फेज में जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। जब जैसे आप यूनिफाइड नंबर डालेंगे तो वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि आप कंसर्न नंबर डालें जो आपने लॉगिन बनाया है, या सिस्टम के अंदर ऑलरेडी, क्योंकि जब वीजा लगता है तो उसके अंदर आपका नंबर भी दिया जाता है। उस नंबर से आपको उस पर भी एक मैसेज आएगा, उधर से आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के बाद ये एक दिन के लिए पेंडिंग पे जाएगा, और पेंडिंग के बाद आपको मेल आ जाएगी कि नाउ योर दिस अकाउंट इज वेरीफाइड एंड इट्स रेडी फॉर द वर्किंग। अच्छा, अब इधर से आगे चलने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। एक चीज ये समझ लेते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में, कि हमसे, क्योंकि एक नई डोमेन है, यूएई एक नई डोमेन है, तो हमसे किस किस तरह के क्वेश्चंस
क्यूरीज क्लाइंट से आएंगी और हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। हम इसको नाम देते हैं क्लाइंट क्यूरी का, और इसको लेके कैसे चलना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है, क्योंकि कल भी एक क्वेश्चन पुट हुआ था कि सर हम क्लाइंट से हम क्या क्वेश्चन करेंगे और हम उसको कैसे असेस करेंगे। सर इसमें हम दो चीजों में इसको डिवाइड करेंगे। पहली चीज जो हम इसमें लेके चलेंगे वो एक जो वो बिजनेस मॉडल लेके हमारे पास आ रहा है, हम सबसे पहली वो चीज लेके चलेंगे। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट जो हम लेके चलेंगे अपने साथ वो होगा कि उसकी पर्सनल स्टेटस क्या है। ठीक है, ये दो चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप उसकी कंपनी वो एलिजिबल है इस टाइम के उसकी कंपनी आप आउट ऑफ यूएई बना सकते हैं। क्लाइंट की बात करूं, आप तो आउट ऑफ यूएई बैठ के बना सकते हैं, लेकिन क्या क्लाइंट का स्टेटस क्या है कि क्या वो पर्सन विद इन यूएई है या आउट ऑफ यूएई है। आउट ऑफ यूएई है तो क्या पहले कभी उसने यूएई को विजिट किया हुआ है, उसके पास क्या यूनिफाइड नंबर है। क्योंकि यूनिफाइड नंबर उसी इंसान को इशू होता है जिसका कभी ना कभी यूएई का विजिट वीजा या कोई रेजिडेंसी हो, उसका एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब क्लाइंट से क्या क्यूरी आएगी आपको। क्लाइंट से सबसे पहले आपने जो सवाल करना है, वाइल दे आस्क यू टू फॉर द कंपनी फॉर्मेशन और अ बिजनेस सेटअप और अ ट्रेड लाइसेंस, सबसे पहला सवाल आपका उनसे होना चाहिए कि सर आप हमें सबसे पहले अगर एज एस्पेक्ट टू, हम इसको पहले करते हैं सब्जेक्ट टू बिजनेस करते हैं। बिजनेस के रिलेटेड क्या सवाल आपने उससे पूछने हैं। पहला सवाल जो आपने उससे पूछना है वो पूछना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। अच्छा, इस सवाल को क्यों पूछना है, अब मैं इसको रिलेट करूंगा पोर्टल पे जाके। बिजनेस मॉडल पूछने का मतलब आपका क्या होगा, और दूसरी चीज आपने जो पूछनी है वो पूछनी है आपने उनसे एक्टिविटी, कि सर आपकी एक्टिविटी क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है। आप एक ही चीज है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ही चीज है उसको तीन चार तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अब आप देखें कि एक एक फूड का बिजनेस है, वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी बैठ के किया जा सकता है, एक ढाबे पे भी किया जा सकता है, एक कार्ट का बिजनेस भी चला सकते हैं, आप ट्रक का बिजनेस ट्रक कार्ट का बिजनेस चला सकते हैं। तो देर इज अ डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स के साथ एक्टिविटी तो होगी कि उसने खाना, फूड फूड से रिलेटेड उसकी एक्टिविटी होगी। तो लेकिन जो बिजनेस मॉडल है उसका वो बिजनेस मॉडल डिफरेंट होगा। तो आपने ना, मतलब आपके पास हर किस्म का क्लाइंट आएगा, ऐसा नहीं है कि हर क्लाइंट ही इतना विजनरी होगा कि वो आपको कहेगा कि सर, वो आपको कहेंगे बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो वो तो परेशान हो जाएगा। आप उससे पूछें कि आप ये काम जो करना चाहते हैं इसको किस तरतीब से किस सीक्वेंस से करना चाहते हैं, कि किससे आप सामान लेंगे, क्या लेंगे, किसको बेचेंगे, आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी। आप जब ये सारी चीजें उनसे पूछेंगे फिर आपको बिजनेस मॉडल का समझ आ जाएगी। फिर अगली चीज आपने उनसे पूछनी है कि उसी से ही आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि इनकी एक्टिविटी क्या है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आपको स्पेसिफिकली उस एक्टिविटी का समझ आ जाएगी। अब इन दोनों चीजों को मैं जब लेके चलता हूं पोर्टल के ऊपर, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी। और हमने अभी आपका जो क्लाइंट का अकाउंट है वो ऐसे वेरीफाइड है, और वो आप जब इस पे आएंगे। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि डीईडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी दुबई ने ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं बनाई हुई सर्विस एक्टिविटीज की तो जिसमें उसने ना कैटेगरीज को डिफ्रेंशिएट किया हो एज कि आपको पता चल सके कि यार ये जितनी एक्टिविटीज हैं ये ग्रुप ए की हैं, ये इतनी एक्टिविटीज हैं ग्रुप बी। बट ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि ग्रुप ए की एक्टिविटी और ग्रुप बी की एक्टिविटी मिलकर एक ही लाइसेंस के अंडर नहीं हो सकती। जैसे अब आप कहते हैं कि मैं टैक्स कंसल्टेंसी का काम करना चाहता हूं, और टैक्स कंसल्टेंसी का आप काम कर रहे हैं, और साथ ही आप कहते हैं मैं इसी इसी लाइसेंस के अंडर, इसी बिजनेस लाइसेंस के अंडर मैं साथ ही काम करना चाहता हूं ट्रेडिंग का, तो वो आपको सिस्टम नहीं ऐसा लाइसेंस इशू करने देगा। वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला हमने चीज क्या देखी कि जब हमारा क्लाइंट के साथ अप्रोच होगी, तो क्लाइंट हमने जब क्लाइंट से दो सवाल लिए, तो उन दो सवाल से हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका जो बिजनेस मॉडल है और हम जो इसको एक्टिविटी सजेस्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल इसके लिए अप्रोप्रिएट है। उसके लिए हमें ऐसे जब हम इस इंटरफेस पे आएंगे तो हम सबसे पहले सर्विसेज के ऑप्शन पे जाएंगे। सर्विसेज के ऑप्शन पे जाके
हम जाएंगे सर्च बिजनेस एक्टिविटी, देखा आपने, सर्विसेज पे गए, सर्च बिजनेस एक्टिविटीज पे गए, अब हमारे पास एक बिजनेस एक्टिविटीज का इंटरफेस खुल चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो चीज सेलेक्ट करनी है वो, लेट सपोज हमारे पास बिजनेस मॉडल आ रहा है, हमें कोई कह रहा है कि हमने एक, लेट सपोज फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमें टैक्स कंसल्टेंसी, वो बता रहा है कि मैं उसके साथ टैक्स कंसल्टेंसी करना चाहती हूँ, या कॉर्पोरेट, मैं कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइड सर्च करना चाहता हूँ। तो जब हम इसको सर्च करते हैं, देखिएगा, अब मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो कल भी क्वेश्चन आया था, मैं सबसे पहले इन्हीं चीजों को एड्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा, जैसे ही आपने इसके ऊपर गए, आपके पहली ऑप्शन खुल के आई, सबसे पहली एक्टिविटी का कोड आपको नजर आ रहा है कि इस एक्टिविटी का कोड क्या है। अच्छा, ये ना डीईडी के जो अपना एक कोड बनाए हुए हैं उन्होंने एक्टिविटीज के, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, यही आपके, जब आप लाइसेंस बनाएंगे तो यही आपके लाइसेंस पे रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है अगली चीज कि ये कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर, जो जो चीज हम सीख रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे जब मैं रखता हूँ कर्सर को, तो आपको एक लाइन नजर आ रही है, आप इसको पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, लाइसेंस इशूड विद दिस एक्टिविटी कैन बी 100% ऑन बाय द फॉरनर, 51% ऑनरशिप ऑफ अ यूएई पार्टनर इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। इस एक्टिविटी के लिए आपको किसी लोकल अमाराती पार्टनर की जरूरत नहीं है। आप इस कंपनी को जब ये लाइसेंस आप इशू कराएंगे, आप 100% ऑन कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि उसमें स्टिल इन्फ्लुएंस है, 51% ऑनरशिप किसका, यूएई पार्टनर का। ठीक है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जहां पे आपको नजर आएगा कि आपको लोकल एजेंट की जरूरत होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं कि लोकल एजेंट क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे बता दूं, लोकल एजेंट की अगर हम बात करें, तो लोकल एजेंट भी एक एक इमाराती होता है। ठीक है। लेकिन उसका उसका उस तरह रोल नहीं होता, उसके कोई शेयर्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ आपको, जो आपकी कंपनी है उस एक्टिविटी के रिलेटेड, वो आपको जी शायद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? शाही सर, आपके जी स्क्रीन सर। पे शो ऑप्शन। सर ये इन्वेस्ट इन दुबई जो ऐप है वो हम मैं करने की काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ओपन नहीं होती ऐप जो है। सर, ओपन नहीं हो रही? नहीं सर, आती ही नहीं है वहां पे इसका कोई लोगो। आप अगर शेयर कर दें तो वो साथ साथ हम भी करते सर, जाए ना इसको इसमें ना सीखने के लिए। आप बिल्कुल सही कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले इसका जी लोगो ना वो था आपका बुर्ज खलीफा का था, अब इन्होंने चेंज कर दिया है। मैं आपके साथ ना लोगो भी शेयर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। और साथ जी में आपको एक बार फिर दिखा भी देता हूँ, आप ना उसमें स्पेसिफिकली यूआरएल डालें, इन्वेस्ट इन दुबई लॉगिन, इस तरह करके डालें, बिकॉज मैंने आपको जैसे ही वो खोला है, सबसे पहली बात आपको एड्रेस की है कि इसके साथ ना इन्वेस्ट इन दुबई पे जाएंगे ना, बहुत सारी रियल इस्टेट की कंपनीज भी आपके साथ खुल जाएंगी। जी। वो आपको नजर तो भी आ ये रहा होगा, तो वो आप हाँ, करें, अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। सर दोबारा से जरा बता दीजिए कि लिख के बता दें जरा समझिए। मैं आपको आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पे देखें, इन्वेस्ट इन दुबई, लॉग इन कर लें। देखें, इस जैसे आप ये यूआरएल डालते हैं तो क्या आता है रिस्पॉन्स, सर्च इंजन में डालें। नहीं सर, ये प्ले स्टोर में डालूंगा या सर्च इंजन में डालूंगा? सर, आप सर्च इंजन में डालें ना। ओके। जी मियां रोहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मैं इसके ऊपर रजिस्टर कर रहा हूँ, मुझे तो कॉल ही रिसीव नहीं हो रही ओटीपी के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ना आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको बार बार ना पहले तो आप बताएं कि आप ब्राउजर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल क्रोम तो नहीं कर रहे? जी मियां रोहान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी राना बिलाल साहब। जी सर, मैंने ना ये लॉगिन कर लिया था और वेरीफाई हाँ भी हो गया था, एसएमएस आ गया था मुझे ना जी। जी ठीक अच्छा, है सर। अब वेरीफाई योर अकाउंट आ रहा है और नीचे सेलेक्ट बिजनेस 1 2 3 4 और 12 तक कैसे है, योर बिजनेस सेटअप गाइड। ये जी आपके जैसा नहीं आ रहा, जैसे सर, वही आपके मैंने में आपको पूरी जी। पूरी उस पर बताई है, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ राना साहब, आप देखिए जाए। सर जी। इसमें ना आपको नजर आ रही होगी ऑप्शन, जब आप वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो क्या कहता है, यूनिफाइड नंबर या एमरेट्स आईडी के जरिए आप वेरीफाई करें। ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, पहले हम इस चीज को कर लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं कि एक ही बार सबके सवाल लेते हैं, उनको उनकी उनकी सारी चीजों को ना रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो लेक्चर का फ्लो भी अच्छा चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये चीजें आप टेंशन नहीं हो जाएंगी क्लियर, ठीक है, क्योंकि सिस्टम आप इंटरनेशनल सिस्टम है, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो वो इतने परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं इसको आपको साथ साथ करवा दूंगा। अभी आप ये जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, साथ साथ आप ये भी देखें कि लोकल एजेंट का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। लोकल एजेंट एक ऐसा इमाराती होता है जो, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो ये एक ऐसा बंदा होता है, इमाराती होता है, उसके पास टाइम नहीं है, उसने ना आगे एक अपना एजेंट रखा होता है जिसको अपना उसने वो अपना जो आईडी आईडी कार्ड की डिटेल्स है ना वो उसने दी होती है, ठीक है। आइडेंटिटी डिटेल्स जो है उसके पास दी होती है। वो आगे उनको ना सालाना तौर पे जहां जहां जिस एक्टिविटी में आपको ये लोकल एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको मार्केट से ये मिल जाएंगे। वो आपसे मंथली जो है, सॉरी, वन टाइम चार्ज करेंगे, 2000 3000 दरहम आपसे वन टाइम चार्ज करेंगे, और वो आपको लोकल एजेंट की एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। तो वो उस लोकल एजेंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने परेशान नहीं होना, जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको बड़ा इजी लगेगा। सिर्फ आपको पहले, मेरा इरादा ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट देना लाजमी है, कॉन्सेप्ट के बाद हम उस पर जाएं, तो वो चीज़ें साथ साथ होती भी रहेंगी। अच्छा, अब हम पहली अपनी ये चीज़ रिजॉल्व कर रहे थे कि बिजनेस मॉडल और एक्टिविटी जो है उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे उस इशू को। अच्छा, अब ये देखिए आपके सामने आ गया कि कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर एक एक्टिविटी है। अब आप कंफ्यूज हैं कि इस लाइसेंस के अंडर कि क्लाइंट क्या क्या सर्विसेज दे सकता है या कैसा बिजनेस वो परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए आप जाएंगे व्यू मोर इन्फो पे। अच्छा, व्यू मोर इन्फो पे आप जाएंगे तो इसमें सारी आपको बात समझ आ जाएगी। वो जो कल जिन्होंने ये क्वेश्चन भी किया था उनको भी ये चीज समझ आ जाएगी। Includes firms providing assistance in companies registration and establishing their business on behalf of its founding members, assist companies in their partnership with foreign companies, ठीक है, provisions of secretarial and other related services. It exclude provision of any kind of a legal services. Acha, being a corporate service provider, you are not allowed to provide any legal service, but rather than that, you are allowed to provide the service regarding the registration establishment of the business. सर, अगर वही साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं क्लास के में, तो उनको ये बात क्लियर होगी जो कल वो पूछ रहे थे कि सर मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सर सबसे पहले आपको ये वाला लाइसेंस चाहिए होगा। उसके बाद फर्दर जो आपकी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ये, क्योंकि बेसिकली जो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है यही आपको जब ये लाइसेंस देगी तो समझ जाएं कि आपके पास इस चीज़ का लाइसेंस आ गया कि आप कंपनी बना सकते हैं। अब हमारे पास पहली चीज आ गई कि उसने हमें एक बिजनेस मॉडल दिया, एक्टिविटी दी। हमने एक्टिविटी और बिजनेस मॉडल से हम इस बात पे पहुंच गए कि हमारे सामने एक एक तफसीली बात आ गई कि इस एक्टिविटी में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम एक ऐसी एक्टिविटी सर्च करने लगा हूं जिसके अंदर कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, तो वो कैसे हम डील करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक बंदा कहता है यार मैंने कोई ना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम करना है, ठीक है, व्हीकल्स वगैरह पैसेंजर ट्रांसपोर्ट्स का। आप लिखेंगे यहाँ पे उससे रिलेटेड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल टैक्सी सर्विस देख लेते हैं।
अब देखें, जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, अब देखें, पहले व्यू मोर इन्फो पे चलते हैं। इंक्लूड्स फर्म स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय टैक्सी विद इन और आउटसाइड सिटीज, ठीक है, विद इन सिटी और आउट ऑफ सिटी। अच्छा, अब यहां पे आप देखेंगे एक नई चीज हमारे सामने खुल के आ गई है। इसमें क्या कहता है, व्यू एक्टिविटी रिक्वायरमेंट। अब एक, जब हम पिछली हमने एक्टिविटी सर्च की थी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर की, हमने कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर की एक्टिविटी जब सर्च की थी, तो कि हमने देखा था कि उसमें ये व्यू एक्टिविटी रिक्वायरमेंट वाली ऑप्शन नहीं आ रही थी। इसमें क्यों आ रही है ये मैं आपको बताता हूं। अब ये देखें जी, दिस एक्ट, अब यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है। मैं जब उस पर क्लिक किया पूरी डिटेल आ गई है। पहले, सबसे पहले डिटेल आ रही है हमारे पास एक्टिविटी की। तो उसमें हमें कहता है कि टैक्सी सर्विसेज, दिस एक्टिविटी इंक्लूड एस्टैब्लिशमेंट स्पेशलाइज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर विद इन एंड फ्रॉम द सिटी यूजिंग पब्लिक टैक्सीज आइदर बाय रोमिंग और फ्रॉम डिजिग्नेटेड स्टेशन बेस्ड ऑन डिमांड। एक ये चीज हमारे पास आ गई, हमें पता चल गया कि इसमें हम ये कर क्या सकता है। उसके बाद हमारे पास कोड आ गया। प्राइमरी ग्रुप हमारा क्या बनेगा, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन वाला जो एक ग्रुप है, ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी टाइप कमर्शियल है। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है और समझने वाली चीज है ये स्टूडेंट, वो ये है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा और एनओसी फॉर न्यू ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अथॉरिटी इन्वॉल्व है, वो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आरटीए। वहां से हमने क्या है, एडिशनल अप्रूवल। अब हमारे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मैंने एक पैसेंजर टैक्सी का सर्विस देनी है। हमने उसका मॉडल सुना, हमने उसकी क्यूरी ली, हमने उसको कहा कि हम आपको इस पे रिपोर्ट देते हैं। हम अपने इस पोर्टल पे आए। पोर्टल पे आने के बाद हमने ये सारी चीजें सर्च की। सर्च करने के बाद हमें पता चला कि ये जो मेन एक्टिविटी करना चाह रहा है उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अच्छा, दूसरी बात कि क्या उसका बिजनेस मॉडल इस जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये आपकी टैक्सी सर्विसेज की, क्या इसके साथ इन अलाइन होती है, एक बात। दूसरी बात, इसमें एडिशनल अप्रूवल कौन सी अथॉरिटी का चाहिए होगा। आपने ये सारी जितना भी डाटा है आपने यहाँ से करना है कॉपी। और एक, अगर वो क्लाइंट है तो आप उसको मैसेज के जरिए कन्वे करें। उसको ये भी बताना है कि आपने इसकी रेगुलेटरी एंटिटी क्या है, उससे हमें एक एनओसी चाहिए होगी, ठीक है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और उसके लिए हमें उसके लिए मैं आपको फेजेस बताऊंगा। जब हम एक्चुअली जब हम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब हमारा इनिशियल अप्रूवल आ जाता है तो इसी पोर्टल से मोस्टली लाइसेंसेज में इसी पोर्टल से फर्दर एक्सेस खुद ब खुद होता है, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, इसी पोर्टल के जरिए आपको फर्दर जितनी भी एंटिटीज से आपको एनओसी चाहिए होता है मिल जाता है। अच्छा, अब इसके लिए आप क्लाइंट को अलग से भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जब अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये समझ आ गई कि बिजनेस के रिलेटेड हमें जब भी क्लाइंट पूछेगा तो हमने उससे पहले दो सवाल करने हैं। दो सवाल को ला के यहाँ पे हमने सेटिस्फाई करना है। अब क्लाइंट को हमने फीडबैक देना है या हमने उसको एक रिपोर्ट देनी है कि सर हम इस कंपनी को बनाने के लिए ये एक्टिविटी होगी हमारी। अच्छा, इसकी ये रिक्वायरमेंट होगी और इसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। जब आप ये क्लाइंट को बताएंगे ना, अच्छा, ये तो होगी आपकी, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एक क्लाइंट के हिसाब से होगी, ठीक है। क्लाइंट क्यूरीज होगी, लेकिन आपने उसकी पर्सनल पर्सनल भी एक आपने उसको सब्जेक्ट टू पर्सन भी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बगैर आप कंपनी नहीं बना सकते। पहली बात, आपको अगर ये समझ आ गई है या नहीं आई तो फिर आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर कोई शख्स पहले से यूएई के अंदर कभी नहीं गया या उसका कभी वीजा नहीं लगा, अगर एक बार भी आपका वीजा लग गया और आप गए नहीं, तो तब भी आपका यूनिफाइड नंबर है, आप वेरीफाई हो सकते हैं। अगर आप कभी भी यूएई नहीं गए तो आपके नाम की सर कंपनी नहीं बन सकती। आप कंपनी नहीं बना सकते या कोई भी बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए होता ये है
कि आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। जब वेरिफिकेशन नहीं हो सकती तो आप इस पोर्टल पे आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट से पूछना ये है कि डू यू हैव अ यूनिफाइड नंबर। अच्छा, अब आपने जब ये क्वेश्चन पूछा तो वो कंफ्यूज हो गया कि उसको तो नहीं पता कि यूनिफाइड नंबर क्या होता है। तो आपने इसको सिंपल करके पूछ लेना है, पहले एक प्रोफेशनल वे से पूछना है। आई मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो यूएई के लिए यूएई में इंटरेस्टेड होते हैं वो प्रोफेशनल भी होते हैं। तो आप उसको इस वे से भी पूछ सकते हैं। और अगर इस वे से नहीं पूछना चाहते तो आप उससे पूछें कि सर अभी आप कहाँ होते हैं। अच्छा, आप कभी यूएई में गए हैं। अगर आप यूएई में गए हैं तो हमारे साथ वो आपने जो आपका एक वीज़ा है, या आप अपने पासपोर्ट को सर्च करें। आप एक वेबसाइट है उस पे ऊपर इमिग्रेशन की, आईसीपी, आइडेंटिटी सिटीजनशिप एंड पोर्ट सिक्योरिटी, आप वहां पे सर्च करेंगे, वहां से भी यूनिफाइड नंबर उसका निकल आएगा। वो भी मैं आपको सरसरी सा दिखा भी देता हूँ। आईसीपी सर्विसेज, ये आईसीपी की वेबसाइट है। ठीक है, ये इमिग्रेशन की जो यूए की इमिग्रेशन की वेबसाइट है वो यही है। यहाँ पे ये लॉगिन मांगेगा। शिट, ट्राई करते हैं। वीजा सर्विसेज, ये लें जी सर। ये आपके पास एक फाइल वैलिडिटी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आप सर्च बाय, अगर जीसीसी सिटीजनशिप है तो आप इधर से आएंगे। अगर आपका जीसीसी, आपको पता है ना, जीसीसी जो है बेसिकली गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है, जिसके अंदर आपके जितने भी गल्फ के कंट्रीज हैं उनका जो परमानेंट मेंबरशिप होती है उसको जीसीसी कंट्री कहते हैं। जैसे आपका दुबई, ओमान, मस्कत, बहरीन, कतर, सऊदी, ये बेसिकली जीसीसी कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर इनका कोई आपका मेंबर होगा तो आपने जीसीसी सिटीजनशिप के साथ चले जाना है। सर्च बाय फाइल नंबर भी कर सकते हैं, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने सेलेक्ट किया तो जीसीसी आ गया। ठीक है, अगर आप इसको डीसेलेक्ट करेंगे तो ये जनरल आ गया, सर्च बाय पासपोर्ट नंबर। अच्छा, अगर उसके पास ऑलरेडी रेजिडेंसी है तो बाय रेजिडेंसी, और अगर बाय वीज़ा है तो बाय वीज़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसका पासपोर्ट नंबर दे देना है। मैं अपना दे देता हूँ। शिट, मुझे एक्सपायरी नहीं याद। खैर, आप यहाँ पे एक्सपायरी डालेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे, पाकिस्तान 301203। अच्छा, इसके बाद होना ये है कि आपने इसको करना है सर्च। सर्च करेंगे तो आपके सामने इसकी पूरी फाइल और एक यूनिफाइड नंबर आपके सामने आ जाएगा। आपने वहां से भी इसको फेच कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। अच्छा, अब हमारा मेन गोल जो था कि हमें बिजनेस मॉडल, बिजनेस के एस्पेक्ट से हो गया, पर्सन के एस्पेक्ट से, हमारी मेन क्यूरी ये रहनी चाहिए कि हमने कैसे वेरीफाई करना है क्लाइंट के इस पोर्टल को। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए कि या कभी वो उसने यूएई विजिट किया हो, या उसका कभी यूएई का वीज़ा लगा हो। इन दोनों सिचुएशंस में आपको वो होना चाहिए आपको ये, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम इस पे बात करें, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि
मैं एक्चुअली आपको वीज़ा पे ले जाता और आपको यूनिफाइड नंबर दिखा देता। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम देख लेते हैं, इस पे शायद मेरा यूनिफाइड आईडी नंबर है। ये तो आईडी नंबर है। खैर सर, मैं आपको दिखा देता हूँ या मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वो पोर्शन जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि यूनिफाइड नंबर एक्चुअली होता कौन सा है, और हम देखेंगे कैसे उसको। हम कोशिश फिर भी एक बार कर लेते हैं, शायद हमें। March 2029 हम यहीं से निकाल लेते हैं, मुश्किल नहीं है। इसको हम फाइल ओपन होगी, ये लीजिए सर। ये अब मेरी अपनी फाइल है, ठीक है। अब जब मैंने इसको सर्च किया है सर, तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक यूनिफाइड नंबर, एमरेट यूनिफाइड नंबर, इसके अगेंस्ट मेरा तमाम तर डाटा मौजूद है। अगर इसको मैं व्यू ओल्ड फाइल्स में भी जाऊं तो यहाँ पे हमें ओल्ड फाइल डाटा भी मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारे वीजाज हैं, ठीक है सर। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास दो पर्सपेक्टिव होना लाजमी है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मॉडल होना लाजमी है और एक्टिविटी होना लाजमी है। पर्सन के एतबार से उसका कभी ना कभी यूएई के साथ कोई इंटरेक्शन रहना जरूरी है। अच्छा जी, अब ये चीज हमारे लिए हमें क्लियर होगी। अच्छा सर, ये हमारी चीज क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं अपने मेन उसी तरफ। अच्छा, हमें दोनों चीजें पता चल गई। अब ये हमें मुश्किल नहीं है कि सर कि हमने सर्च कैसे करना है। अच्छा, आपने वो अभी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे रेक्टिफाई किया सर कि हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। मैं एक बार फिर सर सर्च इंजन खोल रहा हूँ, मैं एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ, देखें। इन्वेस्ट इन दुबई में अकेला लिखता हूँ ना सर, तो देखें शायद मेरे किस्मत अच्छी है सर, वो डायरेक्ट भी आ रहा है। वैसे मोस्टली सर ये नहीं भी आता, ऐसी बात नहीं है। ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी हमें हमारे पास ऑप्शन आना शुरू हो जाती हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन दुबई एटसेट्रा एटसेट्रा, बिजनेस सेटअप एंड इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये डायरेक्ट जाएगा सर, ये डायरेक्ट जा रहे हैं। ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ दुबई, इन्वेस्ट इन दुबई। सर इस पे तो डायरेक्ट खुल रहा है, मैं भी पाकिस्तान में बैठा हूँ। अच्छा सर, अब हम चलते हैं अपने मेन कंसर्न की तरफ। मेन कंसर्न में हमने ये देख लिया कि हमने एक्टिविटी कैसे सर्च की। हमने ये भी देख लिया कि उसमें से हमें रिक्वायर्ड जो डाटा है वो हमने कैसे फेच करना है। सर आपकी बहुत सारी अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं,
और आपको सबके लिए याद रखना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आपका ये एक पैटर्न होता है जो आपने फॉलो करना होता है। जो फॉलो अप पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने क्या क्या क्वेरी लेनी है। उसके बाद अब अगर आप कहते हैं कि अब सर हमारे पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, अब हम क्लाइंट का कंपनी फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जब ये वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई होने के बाद आपने, आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। अब इसमें से आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वैसे मोस्टली हम जो पैटर्न यूज करते हैं वो आप गेट न्यू बिजनेस नेम भी कर सकते हैं पहले, या आप पहले लाइसेंस लेके उसी के बाद उसके बाद आप नेम रिजर्वेशन करवाते हैं। ताकि उसके लिए फायदा ये होता है आपका कि आपका लेट सपोज कोई एनओसी है, किसी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी मिलनी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें रेक्टिफाई हो जाएं, उसके बाद आप नाम पे खर्चा करें। अच्छा, अब मैंने आपके सामने वैसे ये सेलेक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी नेम रिजर्वेशन वाले पोर्शन को खोल दिया है। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ उस पे सर, होम पेज पे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दो डैशबोर्ड पे ऑप्शन हो रही हैं, गेट न्यू बिजनेस नेम और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, अगर पहले मैं नेम की तरफ आपको जाके एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको क्लाइंट कहे कि पहले मेरा 30 डे, अच्छा ये नाम जो रिजर्व होगा ये 30 डेज के लिए होगा। 30 डेज के बाद अगर आप इस पे आगे वर्किंग नहीं करते तो ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें सबसे पहले हमसे वो रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, सिलेक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि हम बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्या अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहते हैं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग करना चाह रहे हैं, चले जी, मेन एक्टिविटी हमारे पास क्या आ गई, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अच्छा, आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि अगर वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ कितनी एक्टिविटीज हम एक ही लाइसेंस के अंडर कर सकें, वो मैं आपकी क्यूरी लेटर ऑन क्लियर करूंगा। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। वरना अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें मिस कर गए, आपको सारा कुछ आता होगा लेकिन आपको ये नहीं पता है चलेगा कि हमने क्लाइंट को बेसिकली टैकल कैसे करना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है कि आपने क्लाइंट को कैसे टैकल करना है सर। अच्छा जी, अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा, हमने सर्च किया, हमें यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिली कि ये 100% ऑन बाय अ फॉरेनर है, 51% ऑनरशिप ऑफ यू इज नॉट रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी के लिए भी ओके ओके हो गया। अब हम करते हैं इसको सिलेक्ट। ठीक है, बेसिकली दिस इज आवर प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसके साथ ना अब एक और ऑप्शन दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ऐड एडिशनल एक्टिविटी, एक ऑप्शनल आपके पास एक स्पेस है। अच्छा, इससे ये भी फर्क पड़ेगा, आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप एडिशनल एक्टिविटी जो ऑप्शनल है फिलहाल, लेकिन आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इससे ना जो आपका लाइसेंस की प्राइस है ना उसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये स्टूडेंट्स ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपने कोई रफ आइडिया देना है लाइसेंस का, फॉर्मेशन का, तो आप वो एक रफ आइडिया, एग्जैक्ट कोटेशन कभी नहीं दे सकते क्योंकि इस डिपेंड अपॉन ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो आप एक एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको करना यह है कि आपको एक रफ आइडिया देना है और उसको कहना है कि दिस इज लाइक कि आपका इसी के राउंड अबाउट होगा, बट इससे बहुत ज्यादा नहीं होगा, कुछ एक आइडिया दे सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसी पोर्टल को यूज करते हुए आपने कैसे वो चीज भी फिगर आउट करनी है। अच्छा, अब हमने देखा कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एक एक कैटेगरी की हमने एक्टिविटी सिलेक्ट की और हमारी प्राइमरी एक्टिविटी बनी। तो अब हमने एडिशनल एक्टिविटी की तरफ जाना है, तो हम एडिशनल जब बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास सर क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्टिविटीज आ गई हैं। ठीक है, select foreigner ownership activity allows foreigner to fully own their business without the need of an Emirati partner. In order to avail this benefit, please make sure you select foreign ownership activities only. यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है हमें कि आप वही, अगर ये बेनिफिट आप लेना चाहते हैं ना कि आप किसी अमीराती को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहते, तो आपने सिर्फ वही एक्टिविटीज भी एडिशनल एक्टिविटीज चूज करनी है जो आप की 100% आप खुद ऑन कर सकें। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 51% की अमाराती की जरूरत पड़े। तो हम उसको कहते हैं ठीक है भाई, कंफर्म है। इसने कह दिया कि ये वाली एक्टिविटी फॉरेन वाली है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं और क्या हमें ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, और हमें बिलिंग सर्विस प्रोवाइडर,
इसको भी हम चूज कर लेते हैं। अच्छा, इससे ना आपके जो लाइसेंस की कॉस्ट है उसमें वेरिएशन आएगी, ये मेरी बात याद रखिए, लेकिन इतनी नहीं आएगी। 2000, 1500, 2000, एक एक एक्टिविटी की वेरिएशन आती जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास देखें, अब फर्दर कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली इस ग्रुप के अंदर यही 3 एक्टिविटीज मौजूद हैं। अच्छा, इन 3 एक्टिविटीज के बाद हमारे पास अब ऑप्शन नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि ये जो हमने जिस कैटेगरी की हमने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग प्राइमरी एक्टिविटी चूज की है, उसके अंदर 2 और एक्टिविटीज की वो स्पेस देता है हमें। सिस्टम ने खुद इसको खुद से ही लॉक कर दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब देखें, अब इसके बाद हमारे पास और एडिशनल एक्टिविटी चूज करने की ऑप्शन नहीं। अब हमें पता चल गया कि इस ट्रेड लाइसेंस के अंदर हम कितनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, बिलिंग, सर्विसेज प्रोवाइडर, 3 एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, वो हमने इसमें डाल दी। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला डियर स्टूडेंट्स कि हम एक एक्टिविटी के अंदर हम एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक लाइसेंस के अंदर मैक्सिमम कितनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब आपने क्लाइंट को गाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे? इस पेज पे आके आपने जब ये पर्सपेक्टिव चूज करना है नेक्स्ट फेज में, तो आपने उसको बताना है कि एडिशनली आप ये एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अ, अब आ गया जो इंटरफेस, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें बिजनेस नेम को सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट योर बिजनेस नेम की में जब हमने एक्टिविटी सिलेक्ट की तो अब वो हमें ऑप्शन दे रहा है बिजनेस नेम का। बिजनेस नेम में लेट सपोज हम एक नेम सेलेक्ट करते हैं, हम कुछ अल्फाबेट सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम इसको नाम दे देते हैं लिंक स्पेस। ठीक है, अच्छा जी, जैसे ही हमने किया हमें एक नाम आना शुरू हो गया, लिंक स्पेस फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अच्छा, लिंक स्पेस अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंट्स। ये हमें कुछ इसमें ऑप्शंस मिल गई हैं। ठीक है, अगर आपके पास टैक्स कंसल्टेंसी का भी लाइसेंस है तो आप इसमें भी जा सकते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है, इससे आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो फॉर नाउ अगर आपने कंसल्टेंसी नहीं की तो आप जाएं अकाउंटिंग एंड, फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, या लिंक स्पेस अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। लिंक स्पेस अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, इसका जो ये नेम है ये यहाँ पे आ गया, और ये जो आगे वाला है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अरेबिक ट्रांसलेशन होके हमने की चेक अवेलेबिलिटी। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है जी, मैक्सिमम प्रीमियम बिजनेस नेम की फीस बता रहा है। मैक्सिमम टोटल फीस फॉर द बिजनेस नेम इज 3000 दिरहम। डज योर बिजनेस नेम इंक्लूड, अब हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे बड़ी टेक्निक है। टेक्निक से आप अपने क्लाइंट के पैसे बचाना चाहें तो वो भी बचा सकते हैं। और इसमें अगर आप किसी स्टांस पे आप ये समझते हैं कि क्लाइंट आपको वहां पे पे बैक नहीं कर रहा, तो आपने वहां जो मेन लाइसेंस है उसमें अगर आपको पे बैक नहीं भी कर रहा तो आपने यहाँ से स्पेस निकाल लेनी है। स्पेस जब कोटेशन दें तो वैसे निकालें कि जब वो आपको नाम जो सजेस्ट करे, आपने जब यहाँ पे नाम डाल लिया तो यहाँ पे ना ये आप बॉक्सेस देखें, ये देखें, गल्फ एब्रिविएशन है किसी चीज की, फॉरेन नेम है या नंबर है। आप इसमें से जब बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ना हो तो आपने कोई चीज सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, उससे आपको फायदा ये होगा, उससे मैं आपको फायदा बताता हूँ। अगर हम पहले हम सेलेक्ट करके देखते हैं, हम कहते हैं ये फॉरेन नेम है और किसी रीजन वगैरह से
हम इसको नहीं रखते, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। हम जब इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक समरी आ गई, जिसमें हमें क्या कह रहा है कि जो प्रीमियम बिजनेस नेम कॉस्ट है ना, वो आपको 2000 AD, 2000 दरम पड़ेगी। और 600 रुपये जब हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे आपको शो हो रही होगी कि जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो टोटल जो आपकी फीस बनेगी, 2000 प्रीमियम बिजनेस नेम की फीस पड़ गई, स्टैंडर्ड फीस 600 पड़ गई, टोटल आपको पड़ गई 2600 दरम। लेकिन अगर हम इसके साथ थोड़ा प्ले करें, प्ले कैसे करना है हमने, हम इसको, अगर ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं करता तो हम इसको अनसेलेक्ट रहने देते हैं। तो अब देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होगा, प्रीमियम बिजनेस नेम 0 हो गया, और नेक्स्ट जाएंगे तो हमें कितनी फीस पड़ रही है, 628। अच्छा, मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता, और किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि इनका ये जो पोर्टल है वो इस चीज को ऐसे रीड करता है। फ्री ऑफ चार्ज अगर आपने करना है रिजर्व, तो यहां से आप रिजर्व कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज टू बी पेड इन 72 आवर्स 620 AED। आप 72 आवर्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और आप बेसिकली आपने जब भी रिजर्व करना है और इसको सर्च करना है, तो आपने ये ख्याल करना है कि आपने मोस्टली टू बी पेड इन 2 आवर्स वाले ऑप्शन पे नहीं जाना। अगर आपको बहुत क्लाइंट, मतलब आपका बहुत कंफर्म क्लाइंट है, तो फिर आप इस पे जाएं, वरना आप पे करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक बार फिर बैक जाते हैं। अब बैक जाने के लिए हमें वापस से इसको रिज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लास्ट पेज पे आ गए हैं। फिर माई होम पे चले गए, गेट अ बिजनेस नेम। अब हम डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ जाएंगे। डिफरेंट एक्टिविटी में हम चले जाते हैं टैक्स कंसल्टेंसी के साथ, टैक्स कंसल्टेंट, सिलेक्ट एक्टिविटी। अब देखें हमारे पास एडिशनल एक्टिविटी क्या क्या आएगी। एडिशनल एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे पास इसमें ऑप्शन ज़्यादा आ गए, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मैनेजमेंट, अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, बैंकिंग कंसल्टेंट कंसल्टेंट पॉन कंसल्टेंट, अच्छा मॉर्टगेज कंसल्टेंट, ये सारी ऑप्शंस हमारे पास आ। अच्छा, इसमें क्या होता है, अब देखें यहाँ पे मॉर्टगेज कंसल्टेंट के साथ एक एक एक्टिविटी रिक्वायरमेंट आ गई। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि ये वाली एक्टिविटी करो, तो फिर आपने व्यू एक्टिविटी रिक्वायरमेंट पे जाना है, फिर वहां से उसको देख के बताना है कि ये एडिशनल अप्रूवल ये चाहिए होगा। तो आपने इसको भी कंप्लायंस करना है, ठीक है। आपकी गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये जो क्लाइंट आपका यहाँ से आएगा ना, वो आपका टैक्स का क्लाइंट भी होगा। वो सिर्फ आपका कंपनी फॉर्मेशन तक नहीं होगा, वो आपका फर्दर टैक्स का क्लाइंट भी यहीं से ही आपको, वो बाहर नहीं जाएगा। वो जब आप अच्छी सर्विस देंगे, उसको हर चीज इन्फॉर्म करेंगे, उसको हर चीज में आप साथ लेके चलेंगे, तो आपको फायदा ये होगा कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से चलेगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ये एक्टिविटी भी रख लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे वो लॉक भी करता है कुछ चीज़ों को, ठीक है। लेट्स सपोज हम नाम लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें सिर्फ दो ऑप्शन, या कंसल्टेंट या टैक्स कंसल्टेंट कंसल्टेंसीज। आप टैक्स कंसल्टेंसीज कर लें। अब इसको आप करें, क्या नाम रख लें, नाम रख लेते हैं स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड फॉर टैक्स कंसल्टेंसीज। अच्छा, इसमें हमें क्या ऑप्शन दे रहे हैं, चेक करते हैं हम जब इसको चलते हैं चेक अवेलेबिलिटी पे, तो ये देखेंगे इसने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, समझ रहे हैं। अब लॉक करने का मतलब ये है कि हम इसको 1600 हमने पे
करना ही करना है। ठीक है, 1000 इसने कर लिया। अब इसी तरह कुछ नाम आप सिलेक्ट करेंगे तो वो उनको सिस्टम ऑटोमेटिक रीड करके वो वहां यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लॉक कर देगा। ये अब ऑप्शन लॉक है, इसको मैं बेशक जितना मर्जी सिलेक्ट कर लूँ, ये अब नहीं होगी। इसी तरह आप जब भी नाम लिखेंगे कंपनी का जो आपका क्लाइंट कहेगा, तो वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। और इस तरह से अगर लेट सपोज आप उसको 2600 चार्ज करते हैं और वो आपको 600 में पड़ जाता है, तो आपने तो पूरी कंपनी फॉर्मेशन की, जो अपनी आपने 2000 dirham की जो आपने अपनी मजदूरी निकालनी थी, जो आपने उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उससे पेमेंट लेनी थी, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, ये टेक्निक बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, दे आर नॉट लाइक के उनको सिस्टम की इस फ्लॉ का अंदाजा नहीं है कि कुछ नाम ऐसे हैं जो ऑल दो इंटरनेशनल या आपके अरबिक में ना होने के बावजूद भी उन पे चार्जेस ऐसे मैनिपुलेट होते हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताता जाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हम जब सर्विसेज पे जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलती है कि वो हमें कहता है कि आप फाइंड योर बिजनेस नेम भी कर सकते हैं, कि आप किसी बिजनेस के नाम को सर्च करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, कंफर्म नहीं होती। मैं लेट सपोज जाता हूँ एक एक्टिविटी के लिए, वो है टैक्स कंसल्टेंट की एक्टिविटी, और मैं मुझे क्यूरी आती है कि वी आर टू पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कहते हैं, और दोनों क्या हैं, या नेशनल्स हैं, या जीसीसी नेशनल्स हैं, या एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट जी। अच्छा जी, अच्छा वो कहता है नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग मी, मतलब जो चेक कर रहा है, एक उसको मिला के। आपने ऐसे नहीं करना कि आप मिसाल दी कि आपने इसको कर देना है। ठीक है, आप इसको, या एक मैं हो गया, मेरे साथ एक और पार्टनर है, दो हो गई, ये आपका क्लाइंट हो गया, और इसके साथ दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, तीन पे चले जाएं। अच्छा, अब करना यह है कि आप क्या पार्टनर्स जो हैं वो क्या यूएई नेशनल्स हैं, नेशनैलिटीज क्या हैं जी, एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स बोलते हैं जो यूएई नेशनल नहीं होता, उसके अलावा जो भी है वो या जीसीसी नेशनल होगा, या जीसीसी नेशनल नहीं है तो वो एक्सपर्ट होगा। मतलब पाकिस्तानी सब्जेक्ट टू यूएई बात करें तो एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है, हम हमारे पे हम चलते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। सिलेक्ट हो जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट किया। जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल रही हैं। वो कहता है कि बिजनेस का आपका मॉडल क्या रहेगा, बिजनेस का आइडिया के मुताबिक बिजनेस का मॉडल क्या रहेगा। सिलेक्ट, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ योर एप्लीकेबल लीगल टाइप। ठीक है, हम उसको बताते हैं कि यार देखें, मैंने आपको कल भी बस समझाया था कि जो यूएई के अंदर पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो कंपनी के अंदर ही मर्ज होता है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि पार्टनरशिप कंपनी जिसमें 2 से 50 लोग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबल फॉर यूएई जीसीसी कॉर्पोरेट बॉडी एंड फॉरेनर्स। एंड का वर्ड यूज है तो मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी एक एक बंदा हो तो वो ये कंपनी बना सकता है। ठीक है, बट आपने मेरी बात याद रखनी है, जब भी फॉरेनर्स होगा तो इसके इसके अंदर इन्वेस्ट इन दुबई ऐप के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जब आप ये कॉस्ट एवेलुएट करते हैं तो ये जो पार्टनरशिप कंपनी है, आपको मैं इसमें जाके भी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप नॉर्मल लाइसेंस कह रहे हैं, मोर पे जाते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी इजारी कॉस्ट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं वैसे आपको एक चीज दिखाया जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। टोटल एवरेज फीस कितनी आ रही है, 3500 में आपको लाइसेंस मिल रहा है। ये हो ही नहीं सकता, ये इसमें फ्लॉ है। ठीक है, इसके अंदर आप इसमें नहीं जा सकते। आपको मैं बताता हूँ, उसके लिए इन्होंने वे बनाया हुआ है, खुद भी वे भी बनाया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा, हम इसको
एक मिनट लिए, क्योंकि इसके ऊपर बैक का ऑप्शन नहीं होता तो हमें स्टार्ट ओवर करना पड़ेगा। देखिएगा। अच्छा, अब आपने जब भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, आप ये समझें कि इस सिस्टम में ये फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो अगर आप इस कैटेगरी में जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी कि आप अच्छी सही कॉस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। 3500 नहीं होगी, ये आपकी फिगर जाएगी 19,000, 18,000, 16,500, इस फिगर में जाएगी। तो इसके लिए आप सबसे बेहतरीन हल है कि आपने जाना है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ऑप्शन पे। अच्छा, इसमें 2 से 50 लोग होते हैं। एप्लीकेबल फॉर यूएई, जीसीसी, कॉर्पोरेट बॉडी एंड फॉरेनर्स। अच्छा, ये कैल अब ये बात याद रखिएगा, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने इस चीज को देखना है। जब आप एक्चुअली बनाना हम शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम पार्टनरशिप कंपनी भी चूज करेंगे तो उसकी भी कॉस्ट वही आएगी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की आ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, या आप एक नॉर्मल लाइसेंस लेना चाहते हैं या इंस्टेंट लाइसेंस लेना चाहते हैं। ठीक है, अब बात याद रखिएगा, कुछ ऐसी सर्विस बेस्ड काम है जैसे टैक्स कंसल्टेंसी है, इसके लिए आपको गवर्नमेंट एक आपके साथ समझे अच्छाई कर रही है कि वो आपको कहती है कि आप एक इस किस्म का लाइसेंस ले लो कि आपको ऑफिस की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी वर्चुअल लोकेशन पे आप क्या करो कि आप अपना काम चला सको। अब ये देखें, आपको मैं बताता हूँ पार्टनरशिप में क्या कह रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप में कह रहा है कि 1 से 50 लोग हो सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए फिजिकल लोकेशन इन दुबई मेनलैंड। दुबई के मेनलैंड में आपको फिजिकल लोकेशन चाहिए। अच्छा, ये होगा 3 वर्किंग डेज में। अच्छा, ऑल लीगल टाइप्स के लिए जो आपका ये एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, सॉरी। अच्छा, अच्छा, अब हमने जाना है। अब देखें, इंस्टेंट लाइसेंस की कॉस्ट तो सामने आ गई। इसके लिए हमें क्या कहता है, वर्चुअल लोकेशन इंस्टेंटली आपको फौरन से इशू कर देंगे। और इसके लिए जो लीगल टाइप्स हैं वो सारी मेंशन। अच्छा, इसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट ये देखें, ये खुद भी मेंशन करते हैं एवरेज फीस जो आपके लिए गवर्नमेंट फीस है वो एवरेज के साथ ही मेंशन कर रहा है 15,000। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लाइसेंस की बात करें, जो नॉर्मल लाइसेंस जिसके लिए फिजिकल आपको ऑफिस चाहिए होगा दुबई के अंदर, वो कैसे हमारी वर्क करती है। ठीक है, इसके लिए आप कैलकुलेट फीस पे क्लिक करें। अब आपको इंटर रेंट अमाउंट और आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इजारी क्या होता है। कि बेसिकली आपने क्या करना है कि इनिशियल अप्रूवल लेना है। वो मैं आपको प्रोसीजर पूरा बताऊंगा। इनिशियल अप्रूवल जब आ जाएगा तो वो आपसे डिमांड करेगा कि यार ये जो आप बिजनेस करने जा रहे हो इसकी लोकेशन क्या है ऑफिस की, आप एक रेंटल एग्रीमेंट लेके आओ, उसको इजारी बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो वैल्यू असरटेन होती है ना, वो वैल्यू लेट सपोज हम लोग कहते हैं कि सर हमने जो ऑफिस लिया उसकी रेंटल क्या था, ईयरली रेंटल क्या था, वो था आपका 45,000। अब हम कहते हैं कैलकुलेट करो। इसने बता दी 17,250 रुपये आपकी इस एक्टिविटी के साथ एवरेज फीस रहेगी। ठीक है, और ये बनेगा कितने टाइम में, 3 वर्किंग डेज में। अब यहां से आपको हर इंफॉर्मेशन मिल रही है सर। आप बात समझे, बेसिकली मेरा इस प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद ये था कि आपको ये समझ आ सके कि इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी और कैसे हम इन चीजों को टैकल करेंगे। अब मैं आपको एक वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको आपके नोट्स में भी बन जाए कि इजारी, ये एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कह सकते हैं लीज, या लीज भी कह सकते हैं, और रेंटल एग्रीमेंट होता है। अच्छा, जब आप ये काम करेंगे तो आपने वर्ड जो है ना रेंटल एग्रीमेंट की बात नहीं करनी, आपने वर्ड यूज करना है इजारी व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। और फॉरेनर है तो आप उसके साथ रेंटल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर इधर ही यूएई का क्लाइंट है तो आपने उसको कहना है कि हमें इजारी भी चाहिए होगी। बट लेटर ऑन जब आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाए फिर उसके बाद आपने एक इजारी करनी होती है। इजारी को ला के आपने, अच्छा, इसमें मजे की एक बात बताता हूँ आपको। वहां पे ना यूएई के अंदर बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी आपको लोग
वहाँ पे मिल जाएंगे, जो ना विचुअल इजारीज भी, और आपको ये कह लें कि बेसिकली वहाँ ऑफिस नहीं होता, लेकिन वो आपके साथ एग्रीमेंट भी करते हैं और उस एग्रीमेंट को यूज़ किया जाता है पोर्टल को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, बिजनेस बे में आपको बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने आज माशाल्लाह बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखा है। कल जो है हम लोग अपना जो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, हम नेक्स्ट क्लास में हम अपनी जो एक्चुअल और हमारा मेन गोल है, वो इतना मुश्किल नहीं है सर। सर आप अगर इन चीज़ों को समझ जाए ना, ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ जाएं तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसमें आपको मैंने आज की क्लास में ये सारी चीज़ें समझा दी कि आपको क्लाइंट से क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपने क्लाइंट को कैसे कैसे लेके टैकल करना है, आपको कॉस्ट का कैसे पता चलेगा, आपने उसको कैसे डील करना है। देखिए सर, अब ये, अब आप उसको रफ आइडिया देते हैं सर, 17,250 रुपये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, और जो आपके, जब ये मेनली वो नाम वाला आपका अलग सीन है, ये अलग सीन है सर। जब ये आप मेनली ये वाली फीस पे कर रहे होंगे तो आप उसको कह सकते हैं सर, वी विल शेयर विद यू द इनवॉइस और each and everything whatever the cost is, but estimated cost is round about 17,250 को आप कर ले 18,000 सर। ठीक है, 18,000 इज राउंड अबाउट कॉस्ट, और प्लस वी आर चार्जिंग यू 2,000 और 3,000 फॉर दैट सर्विस। अगर वो उस बात पे नहीं आता तो आप उसको बेशक, जब नाम को आप चेक कर लें तो आप बेशक अपने रेट को बेशक नीचे ले आए, बट एटलीस्ट यू हैव लाइक बहुत आप यूँ समझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, वो आप खुद बहुत अच्छे से उनको टैकल करना, हर इंसान के अंदर की एक कैपेसिटी होती है कि जो एक सेल्स की कैपेसिटी होती है। तो आपने करना ये है कि इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करके फिर उसको कॉस्ट बतानी है। ठीक है, कॉस्ट बताते हुए आपने ख्याल रखना है कि जब आपने नाम को चेक किया, आपकी उधर स्पेस है तो आप इधर से बेशक उससे कम ले लो, अगर उधर स्पेस नहीं है तो फिर इधर से कम नहीं लेना। फिर आपने एटलीस्ट, अगर आपका सिंपल लाइसेंस है जिसमें एडिशनल अप्रूवल नहीं चाहिए, तो आप उसको चार्ज करो 2,500 दरम। अगर उसका एडिशनल अप्रूवल्स हैं तो ईच अप्रूवल आपकी मतलब एफर्ट क्या लगनी है, वो तो खुद ही इसमें प्रोसेस होना है, रिक्वायरमेंट जो वो आपको चाहिए होगी एज पर सब्जेक्ट टू ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, तो वो आपको वहाँ पे सारी डिस्प्ले होंगी। आपने सिर्फ क्लाइंट को बताना है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर आपने अपलोड करनी है, वो एडिशनल अप्रूवल्स आ जानी है। सो कहने का मतलब ये है कि आप उसके लिए भी क्लाइंट को अलग से चार्ज कर सकते हो। इट्स वेरी बिटवीन 500 to 1,000 फॉर ईच डिपार्टमेंट, और ऐसे भी काम है जिसमें आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी उसमें आ जाते हैं, तो आपकी वहां से एक अच्छी इनकम बन सकती है। एक लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपका हार्डली, जब आपकी इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक लाइसेंस को पूरा प्रोसीड करने के लिए आपके पास, आपको चाहिए टोटल लाइक आपको 2-3 दिन का प्रोसेस है, तो 3 दिन में आपका बहुत टाइम लगा तो 2 1.5 2 2 घंटे लगेंगे अगर आप अच्छे से करें तो। ठीक है, तो 3 दिनों में जो जो रिक्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी, इनिशियल अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद आपकी जारी वगैरह अपलोड होगी, और उसके बाद आपका एक फाइनल लाइसेंस आएगा, और उसमें आपका एमओए आ जाएगा, वो हर चीज़ आपकी बनी हुई आ जाएगी। सर आज के लेक्चर में हमने इस पर्सपेक्टिव को कवर कर लिया है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम अपने इस पर्सपेक्टिव से आगे चलेंगे और हम एक्चुअली देखेंगे कि बिजनेस का लाइसेंस कैसे बन रहा है और वो कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है। अब मैं चलता हूं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो सर शुरू करते हैं, मियां रोहान साहब से शुरू करते हैं। इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, और भी जितने भी हैं पार्टिसिपेंट वो अपना हैंड रेज कर लें, वन बाय वन मैं आपके सबके क्वेश्चंस लेता हूं सर। जी मियां रोहान साहब। सॉरी सर, पहले मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने वही क्वेश्चन रिपीट करना है कि सर, जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, अपने आप को क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ इन्वेस्ट इन दुबई पर, तो जो ओटीपी की कॉल है वो रिसीव नहीं हो रही मुझे। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा मियां रोहान साहब, ऐसा है कि आप मुझे बताएं कि आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं। मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ। सर क्रोम ना करें।
क्रोम के ना करें, आप कोई और ब्राउजर यूज करें, आपको आ जाएगी सर। अगर फिर भी ठीक है ना सर, आए, शुक्रिया। फिर आप मोबाइल से भी इसको एक्सेसिबल करें, आपको आ जाएगी कॉल सर। ऐसा नहीं है कॉल नहीं आएगी। जी ठीक है सर, शुक्रिया। जी। बाकी आप इस इन स्टेप्स को जरा अच्छे से देखें मेरे साथ साथ ही। बाकी आपको सीआरएम का भी एक्सेस मिल जाएगा, तो आप इजीली वहां पे भी बार बार भी इसको देख सकते हैं, और मेरी गाइडेंस आपके साथ रहेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। जी सलमान अख्तर साहब। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम सर। जी बॉस, अच्छा सेशन था। चीज समझ में आई। एक चीज मुझे और ये पूछनी थी, ये तो आपने नया ट्रेड लाइसेंस बनाने के हवाले से बताया है, तो ऐसा भी कोई सेशन रखिएगा जिसके अंदर अगर किसी का लाइसेंस ऑलरेडी बना हुआ है और उसका रिन्यूअल किस तरह होता है, तो वो जी भी सर। बताइए। जी सर, उसमें भी बिल्कुल सर, मैं अभी भी आपको थोड़ा सा इस पे गाइड कर ही जाता हूँ सर। जैसे हम लाइसेंस बनाना, न्यू लाइसेंस अप्लाई करना, तो एक लंबा प्रोसीजर है उसमें। इसी कैटेगरी में मैं आपको अपना लाइसेंस भी दिखाता हूँ बिजनेस का। उसमें ना सिर्फ ऑप्शन खुलती है, आपने सिर्फ रिन्यूअल पे जाना है और इजारी अपलोड करनी है और फीसिस देनी है, और अल्लाह अल्लाह खैर सला। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जी जी सर, जी सर। जी राना बिलाल साहब। अच्छा सर, ऐसा है कि मैं ना 2018 में विजिट किया था यूएई। तब ठीक है मेरा सर। पासपोर्ट नंबर और था, और जब मैं दोबारा से पासपोर्ट रिन्यू करवाया तो पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, इसलिए पासपोर्ट नंबर चेंज हो गया। अब मैं ना वो जो आईडी नहीं आप कह रहे यूनिफाइड, वो मैंने जी सर्च सर। करके निकाल ली थी। वो जो मैंने पुराना पासपोर्ट नंबर दिया ना, उस पे तो आ गई। अब जो मेरा अब करंटली पासपोर्ट नंबर है वो नहीं आ रहा, उस पे सर नहीं वो आ नहीं रही हो। आएगा, वो नहीं तो आएगा। फिर अभी अभी फिर इसका मतलब है कि वो अब मेरा वो नए सिरे से मैं विजिट करूं, देन जी हम सर। इसको अप्लाई। जी सर, आपको विजिट अच्छा वीजा लगवाना पड़ेगा ताकि यूनिफाइड आईडी आपकी बन सके। और अच्छा। आईसीपी से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनको अपना ये बता सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपको इस पासपोर्ट नंबर को उसके साथ लिंक कर देंगे आईसीपी के साथ। आप आप इस तरह करें, मेल पे आप एक भेज दें इस चीज़ को, और अगर उन्होंने एड्रेस कर लिया तो आप कर सकते हैं। बाकी उधर आईसीपी पे आई थिंक आप अप्लाई भी कर सकते हैं एक यूनिफाइड नंबर के लिए, वो एक अलग प्रोसीजर। बट स्टिल टू दैट पॉइंट कि आपका एक बार विजिट या कोई रेलेवेंसी या इमिग्रेशन के पास डाटा होना जरूरी है, क्योंकि यूएई का जितना सिस्टम है ना वो इमिग्रेशन से स्टार्ट होता है सर। अच्छा चलें, और ये मैं थोड़ा सा बीच में भूल गया था। ये हम सिर्फ लाइसेंस ले रहे हैं और नाम जो है वो कंस्ट्रक्ट नाम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अलावा कंपनी नहीं ये कंस्ट्रक्ट हो रही, सॉरी क्रिएट हो रही। सर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक जी जी ऐसा ऐसा एक ब्रॉड पोर्टल है जिसके जी अंदर जी। हर चीज होगी सर, कंपनी फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है। नहीं, अभी अभी ये जो मैंने ये आपको क्या कर रहे थे हम ये क्या कर रहे थे, ये जो हमने कॉस्ट निकाली 17,000, ये किस चीज की है, कंपनी और की ये कॉस्ट है सारा। सर। अच्छा, कंपनी की है। सर पहले तो हम कंपनी सिर्फ में नाम मैं नाम आपको ले रहे थे और मैं जी एक्चुअली ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी मैंने जी। ना आपके सामने कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं खोला, ना फ्री जोन का ना मेन लैंड का सर। उधर ना जो ये ट्रेड लाइसेंस होता है ना, इसके ऊपर कंपनी की ही इंफॉर्मेशन होती है सर। बेसिकली ट्रेड लाइसेंस कंपनी को भी ये इजाजत दी जाती है कि आप बिजनेस करें। तो बेसिकली इट्स अ गोल टू गेट द बेसिकली बिजनेस लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस। कंपनी बना, वो देखिए बिजनेस मॉडल एक अलग चीज है, और आपका आपका जो ट्रेड लाइसेंस वो अलग चीज है। आपकी लीगल हैसियत क्या है, आप एज अ सोल एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहे हैं, या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, या आप एक कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। बट यू हैव टू टेक द ट्रेड लाइसेंस। और ट्रेड लाइसेंस ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी वो लीगल टाइप रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि आप बीइंग अ कंपनी काम कर रहे हैं, बीइंग अ सोल एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहे हैं, बीइंग अ कंपनी, शायद मैं मिस कर गया, कंपनी में काम कर रहे हैं सर। अब आपको ये बात नहीं, क्लियर हुई सर? जी अच्छा, जी आज हम जी, क्या मैं करते आपकी हैं बात सर? ये मैं आपकी बात समझा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये हम पहले लाइसेंस लेंगे, देन हम कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे, सर, सर बनाएंगे। सर जी सर जी नहीं सर। सर। बेसिकली जो लाइसेंस आएगा उसी पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि हमने कंपनी क्या बनाई। हम कंपनी का प्रोसीजर लेके चलेंगे सर साथ साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी, मतलब ठीक जो है। मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ ना, इट्स रिलेटेड टू अ बिजनेस डिफरेंट। मैंने कल जो तमहीद बांधी सर, उसका मेरा मकसद ये था कि सर हमें हम्म। सारे स्केच की पहले समझ आए सर। मैंने उस पर जी इसीलिए इतना टाइम लगाया कि ताकि हमें एक स्केच की समझ आ सके।
अब देखें, हमने जी ना सही। सोल एस्टैब्लिशमेंट में जब हम पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमें सोल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर नहीं करवाते। हम उसके लिए क्या करते हैं, हम सोलली क्या करते हैं कि उसको हम पर्सनल के साथ अटैच करके हम अपने जो है एफबीआर को रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर हमें अगर सोल एस्टैब्लिशमेंट में भी काम करना है ना तो हमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए सर, इसीलिए ये मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक हो गया जी। ठीक। जी सर। थैंक यू। यू वेलकम सर। जी जवाद रहमान साहब, सर आपका नंबर है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर ये मैंने पूछना था कि जैसे हमने ये एक्टिविटी हमने सारी की है, तो ये इसके लिए हम जैसे अपने का है अपना अकाउंट मतलब हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। तो ये सारी एक्टिविटी हमने बिजनेस वो जो क्लाइंट है उसका लॉगिन करके तभी एक्टिविटी सारी डालनी है, या हम अपना ये जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ बैठ पाकिस्तान बैठ के जो नंबर आपने कहा डालो और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो उससे भी हम कर सकते हैं ये चीज़? सर आप जब इसको वेरीफाई करेंगे ना तो ये जो आज की जी एक्टिविटी है ना ये आप कर सकते हैं। जो कल की मेरी एक्टिविटी है ना वो आप नहीं कर सकते। अपने अकाउंट से ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जो मैंने सर्विसेज यूज की है ना ये आप कर सकते हैं जी विदाउट वेरीफाई हुए। यहाँ पे एक मौसूफ है जिनको ओटीपीज आ गए हैं और वो इस स्टेज पे पहुंच गए थे वेरिफिकेशन के। अच्छा, वो स्टेज पे जैसे आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि होता ऐसे है कि आपके पास नहीं सर्विसेज वाला ऑप्शन आ रहा होगा। इसके अंदर जाके आप ये दोनों चीजें असेस कर सकते हैं इजीली सर। मतलब जैसे जो कंपनी की बनाने की जो कॉस्ट है मतलब यहाँ तक मैं कर सकता हूँ जी ये आप चेक कर सकते हैं सर बनाने की cost। विदाउट वेरीफाई हुए। और सर जो लास्ट आपने बाकी बताया था इजारी आपने का। ना आपने एक बात याद रखनी है सर, मैं आपको जी बताता हूँ जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हर सिस्टम में सर। लेकिन आल दो अगर पाकिस्तान से बैठ के ना इसको ऑपरेट किया जाए ना तो है तो बहुत बेनिफिशियल। बाकी जो हमारी ये चीज़ें रह जाती है ना, ये जब आपको क्लाइंट आएगा ना तो आप कहेंगे सर मैं तो इस पे लड़ता रहा हूँ और ये तो बड़ी हलवा थी। क्यों? क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स आपके क्रेडेंशियल्स से बहुत अलग हैं। ठीक है। जी वो अगर यूएस का क्लाइंट है तो उसके क्रेडेंशियल्स को ना वो और सिस्टम में एवेलुएट करते हैं। ये जो है ना यूएई वालों में ये तो आपको अंदाजा है इन चीज़ों का, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। लेकिन वो और तरीके से एवेलुएट करते हैं, हर चीज़ स्मूथली रन होगी, इतनी स्मूथली रन होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मोस्टली लोगों ने लॉगिन बना के ये दो सर्विसेज को कर लेना है। बाकी जो मैं कल नेक्स्ट क्लास में अपना प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा मेन। अच्छा, उसके लिए ना जैसे भी सर थे हमारे पास साथ, उनका एक यूनिफाइड नंबर है ऑलरेडी। तो वो अगर उनको यूनिफाइड नंबर अलॉट हो जाता है तो वो तो अपनी वेरिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे लिए वो मतलब बीइंग अगर हमारे पास यूनिफाइड नंबर नहीं है तो वो वेरिफिकेशन सर नॉट पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन क्लाइंट की पॉसिबल है। सो आपने इन चीज़ों को एज अ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना ऐसे समझ गए तो ये ना जब आप खुद जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कैसे होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके सामने एक सारी चीज़ें हो के आपको डिटेल्स पता होंगी, आपने सिर्फ जाना है क्लिक क्लिक करना है और आपका सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जानी है। मैं बीइंग अ मेंटोर और इंस्ट्रक्टर, मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आपको हर कोने खुदरे में लेकर जाऊं और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूं। जी जी शाहिद ठीक है साहब। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह यहाँ पे आप क्या है 1 से 50 तक की कंपनी होती है। पाकिस्तान के अंदर जब वन मैन शो होता है तो उसको सोल प्रोप्राइटर के तौर पे देते हैं। यहाँ जी पे सर। अगर सिंगल पर्सन कंपनी होगी तो उसमें जो सिंगल ओनर है उसका स्टेटस क्या होगा? सर जी उसको भी जिस तरह आपने पाकिस्तान में देखा है ना, प्राइवेट लिमिटेड उसमें आता है सिंगल मेंबर कंपनी, जी। है ना सर, बिल्कुल सेम इसी तरह इधर भी है। उसका क्या उसको वो हम अगर अपने कस्टमर को बताते हैं तो एलएलसी उसमें एसओ है क्यों? सर। एलएलसी एसओ, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सिंगल ऑनर। लेकिन जब एलएलसी तो मेनलैंड में हो गया, अगर फ्री जोन्स में जाती हैं तो वो सर सेम होगा एफजेडी सर। टाइप का आ एफजेड जो जाता है। लगता है ना, एफजेड जो डोनेट करता है वो कहता है कि यार ये कंपनी फ्री जोन की है, एफजेड तो जी आगे आता है, जी ऐसे स्पेस डाल के वो आगे आता है। बाकी जी। पिछला स्टेटस वो सेम रहता है। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसमें भी ना सर वो सब्जेक्ट टू होता है। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ शायद सर, उसमें सब्जेक्ट टू भी क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट टू फ्री जोन होता है। ठीक जी है।
अच्छा, जब हम फ्री जोन की कैटेगरी को देखेंगे ना शाहिद साहब, आप कहेंगे सबसे मजे की कैटेगरी ये है, इसीलिए लोग बहुत ज्यादा इसको एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, और इसमें जी बहुत अच्छी इनकम भी है। अच्छा, ये जो मेन जी लैंड का काम है, ये ना आपको एक्सपीरियंस, मतलब आपको एक एफर्ट के साथ आता है। और जो फ्री जोन का है ना, उसमें आपको एफर्ट नहीं चाहिए होती, बिकॉज आपके जी पीछे एक पूरी अथॉरिटी खड़ी होती है। ठीक है, आपके रेफरल पे ना, मैं आपको उसका भी एक आइडिया देता हूँ, वो रेफरल पे आपको 20%, 25% वो अच्छी अमाउंट दे रहे होते हैं लाइसेंस पे ना, लाइसेंस पे, जो आप यहाँ से नहीं निकाल रहे होते, आप फ्री जोन से निकाल रहे होते हैं। इसीलिए मोस्टली जो भी ब्रांड्स होते हैं या आपकी कंसल्टेंसीज होती हैं या सीएसपीज वाले होते हैं, वो ज्यादातर रिकमेंड करते हैं लोगों को आपने फ्री जोन की तरह, क्योंकि इधर तो सही खपत होती है इंसान के साथ। लेकिन आप अगर ये टैलेंट सीख के कि आपने दुबई के अंदर लोगों को कैसे कंपनीज बना के देनी है, तो सर ये बहुत जबरदस्त काम है। और जब लोग फंसे हुए आते हैं, फिर आपको असल पता चलता है कि यार पैसे देते कैसे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल अभी तक वहीं पे ही है जी कि सर, पूछिए। वहां पे हम अगर अपने कस्टमर को ये बताते हैं कि अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आपका डेजिग्नेशन वहां पे क्या होगा? सर डेजिग्नेशन, वो आप अगर फ्री जोन की कैटेगरी के लिए बात करना चाहते हैं तो मैं फिर फ्री जोन में जाता हूँ, मेन लैंड की करना चाहते हैं तो फिर मैं मेन लैंड में जाता हूँ सर सर। दोनों में बता दीजिए क्योंकि हम दोनों में बता दूँ यूएई को डिस्कस सर, मैं कर रहे आपको हैं तो बता इसमें। दूँ, मैं जी आपको बता दूँ सर, ये वैसे हमने आगे जाके चीज कवर भी करनी है सर। ठीक डेजिग्नेशन की बात करें कि अगर उसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं सर, दोनों के लिए कैटेगरीज आपने सेम लेनी है, या इन्वेस्टर पार्टनर, या फिर आपकी कोई मैनेजमेंट की पोस्ट होगी। मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए आपकी उसके लिए रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है, वरना आपका उसमें आपको उसकी रेजिडेंसी इशू नहीं होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं शाहिद साहब? अच्छा, अभी जी इसी चीज जी को हम, सर। मेरा सर क्वेश्चन जो है ना अभी तक एड्रेस नहीं हुआ कि अगर सर ने हम पिछ मेनलैंड के अंदर होते हैं या फ्री जोन के अंदर होते हैं, 1 से 50 तक की कंपनी में अगर दो हो गए तो ठीक है, वो जिस तरह हमारी एओपी कंपनी बनती है हम्म या लिमिटेड कंपनी बन जाती है। हम्म अगर उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल ओनर होता है, तो सर बहुत उसमें सारे। सिंगल ओनर की आइडेंटिटी क्या होगी? हम अपने कस्टमर को क्या बताएंगे अगर आप सिंगल ओनर हैं तो आपका डेजिग्नेशन क्या है, क्या आपके उसके ऊपर लिखा जाएगा? किसके ऊपर सर, आपके आईडी लाइसेंस के के ऊपर? ऊपर, आईडी के ऊपर या लाइसेंस के ऊपर, वट एवर। सर लाइसेंस के ऊपर, अगर आप इस कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं तो मैं आपको शायद निकाल के भी दिखा देता हूँ। सर उसमें ना आपका एक होता है, आप फाउंडर या उसको बनाने वाले होते हैं। ठीक है, उस हवाले से आपको लिखा जाता है कि शेयर्स के मामले में लिखा जाता है कि वो शेयर्स जो हैं वो आपको लिखा जाता है ना, ऑनर की डेजिग्नेशन में लिखा जाता है ना, उसमें आपको डाला जाता है कि इसके जब जो सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स होता है उसमें लिखा जाता है कि एक ही बंदे का नाम डाला जाता है, और उसके आगे जी 100% शेयर्स उसको दिए जाते हैं। ठीक है, जी एज अ सिंगल ऑनर। अब जी डेजिग्नेशन सर, आप इस बात को समझे, मैं जो आपको समझाना चाहूँ सर, जो डेजिग्नेशन है ना, डेजिग्नेशन आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है। डेजिग्नेशन से मुराद, अगर फ्री जोन में जाएं तो उसके लिए आपको एक एलोकेशन लेके, एलोकेशन में आपको अपनी एक डेजिग्नेशन के साथ अपने आप को असरटेन करना। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये भी ऑलरेडी आगे बताऊंगा सर, यहाँ पे भी शायद हमारे सामने अगर चीज एक्सेसिबल हो तो मैं आपको दिखा सकूं। सर किसी जगह ना आपको ना एक्टिविटी के साथ आगे नजर आ रहा होगा मैनेजर, या फिर आपको उसमें नजर आ रहा होगा एक स्लैश डाल के आगे एक ऑप्शन नजर आएगी, इस लेक्चर में आप देखिएगा। अच्छा, उसमें ना सर आपको किसी जगह कहता है कि आपको कुछ लाइसेंसेस कहते हैं कि इसमें ना आपने मैनेजर अपॉइंट करना लाजमी है, वो खुद को भी एक मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, बीइंग, और लेकिन जब वो कंपनी को बना रहा होता है और 100% शेयर्स रख रहा होता है, तो सर वो एक इन्वेस्टर का स्टेटस रखता है या एक पार्टनर का स्टेटस रखता है। उसके बाद अगर वो इसके अलावा कोई डेजिग्नेशन चाहता है तो वो डेजिग्नेशन वो खुद सेलेक्ट कर सकता है। वो हम जब ये प्रोसेस में जाएंगे तो आपको वो एक फॉर्म पूरा नजर आएगा, जिसके अंदर हम उसी ऑनर को ये डेजिग्नेशन दे रहे होंगे कि ही इज द मैनेजर, ही इज आल्सो द मैनेजर ऑफ द बिजनेस। ठीक। यानी ये जो कस्टमर है जी सर। उसकी अपनी स्वाधीन है कि उसके अंदर वो क्या चूज करे, उससे सर पूछा अब आप जाएगा। मेरा पॉइंट गेट कर गए हैं सर। सर अब इसमें ना आपने ना हमेशा एक बात अब आ गई है, सारे भी सुन लें सर, आपने ना इसमें ना उसका डिग्री का बड़ा इन्फ्लुएंस देखना है सर। ठीक है, जी ऐसा नहीं है सर कि मतलब ना बीइंग आपके पास पैसा होने का मतलब ये है कि आप कंपनी बना सकते हो,
लेकिन कंपनी, अब आप कहते हैं टैक्स कंसल्टेंसी बना रहा हूं मैं। सर तो आपके पास टैक्स के, अगर आप खुद कहते हैं कि मैं ऑपरेशंस को भी देखूंगा, तो आपके पास टैक्स के रेलिवेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। जैसे आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास अकाउंटिंग की डिग्री होनी चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड, मतलब ऐसी चीज जो लॉजिक और रिदम बनाए। अगर क्लाइंट के पास वो चीज नहीं है, तो आप उसको मशवरा देंगे कि सर आपने इन्वेस्टर और पार्टनर की कैटेगरी में ही अपनी रेजिडेंसी को अप्लाई करना है। शायद सर मैं एड्रेस कर बिल्कुल। सका हूँ, नहीं कर सका फिर पूछें, कोई मसला नहीं है। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। जी हमारे जी नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? पार्टिसिपेंट है आरिफ शफीक साहब। आपको स्क्रीन पे आज टू एंड मोड का ऑप्शन आ रहा होगा, काइंडली सिलेक्ट कीजिएगा। सॉरी सर। सर मैं अली रज़ा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन से। मैं बस ये स्टूडेंट को कॉल करूँ ताकि वो आपसे क्वेश्चन करें जो उन्होंने क्वेश्चन करने हैं। आरिफ शफीक अंसारी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? काइंडली आपकी स्क्रीन पे आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे सिलेक्ट कीजिएगा। सर मैंने कर दिया है, ऑलरेडी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मेरा सेम क्वेश्चन है। अभी पहले किया गया कि अगर हम यूएई में बेस्ड हों और क्लाइंट हम अपनी आईडी से क्लाइंट के बिहाफ पे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ इस स्टेप तक नेम सिलेक्शन एंड ट्रेड लाइसेंस तक कर सकते हैं, तो ठीक है ऑनवर्ड फिर उनके लॉगिन से करेंगे, या अगर हम इधर यूएई में मौजूद हो तो फिर हम अपने लॉगिन से सारा कर सकते हैं? सर, उसके लिए प्रॉब्लम है ना। सर प्रॉब्लम ये है कि आप दो चीज़ें देखें, कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास उस चीज़ का ट्रेड लाइसेंस है। जब विद इन यूएई की बात करेंगे हम स्पेसिफिकली, आउट ऑफ यूएई आप बैठे हुए हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लॉ के स्कोप से आप बाहर हैं। ठीक है, आप पे लॉ एप्लीकेबल। जब आप विद इन यूएई होंगे, तो आप अगर ये सर्विस ये काम कर रहे हैं, तो पहले आप बताएं कि आपके पास सीएसपी का लाइसेंस है। अगर है, ठीक है, अगर है, तो फिर आप अपने लॉगिन से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी सर एक पैटर्न होता है। आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं अपनी क्लाइंट से। अगर वो बैठा है लेट सपोज इंडिया में, तो उसका प्रोसीजर होता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो फॉरेन अफेयर्स है वहां से टेस्ट करवाएगा, उसके बाद कॉन्सुलेट से करवाएगा, फिर आपकी जो मोफा है, मोफा कॉन्सुलेट से करवाएगा, फिर सॉरी मोफा से करवाएगा, फिर उसके बाद यूएई कॉन्सुलेट से करवाएगा, फिर यूएई मोफा से करवाएगा, और फिर वो आपके पास चीज ऑनलाइन पहुंच जाएगी। जब आपके पास पहुंचेगी सर, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आती है, वहां पे वो अथॉरिटी के लिए कहता है। फिर आपने उसको, अगर आप विद इन यूएई में आप भी मौजूद हैं, आपका क्लाइंट भी मौजूद है, तो उसको भी लेने का एक अलग प्रोसीजर है। ये तो मैं आप आउट ऑफ कंट्री बताया। जब विद इन यूएई होगा, तो आपने जाना है, ठीक है, उसके पास पब्लिक पब्लिक सो बोलते हैं नोटरी पब्लिक वाले के पास। वो आपको डिफरेंट जगह पे वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। नोटरी पब्लिक की आपने पास चले जाना है। वहां पे आप लोगों ने जो ड्राफ्टेड आपका एक वो होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, उसके ऊपर आप लोगों के साइन होंगे, और वो आपकी इस चीज को रेक्टिफाई करेगा अपने ऑनलाइन सिस्टम में, वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो आपने लेके, जब हम कंपनी फॉर्मेशन के प्रोसेस में होंगे, तो वहां पे आपने अपलोड करनी होगी। अपलोड करके ये आप इन्फॉर्म करेंगे अथॉरिटी को कि आई एम अथोराइज पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। जब आपके पास सीएसपी का सर्टिफिकेट लाइसेंस आपके पास खुद भी होगा। समझ रहे हैं आप बात? नहीं अगर एज अ कंपनी में सर्विसेज दे सकता हूँ, एज एन इंडिविजुअल यूएई में मौजूद हो के नहीं दे सकता ये सर्विस? सर, आप खुद अपनी कंपनी बनाना चाहें ना, तो आप कर सकते हैं। जी जी। एंड सेकेंडली सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ तक दिस स्टेप तक नेम सिलेक्शन एंड यहाँ तक हम अपने लॉगिन से कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं क्लाइंट को गाइड करने के लिए। जी जी जी, सिर्फ कॉस्ट वगैरह चेक करने के लिए। जी सर। थैंक यू सर। बाकी आपका सर, आपका आपका अगर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। आपने एक बात कही है कि मैं विद इन यूएई इसको नहीं कर सकता। सर कर सकते हैं, उसके लिए पैटर्न है, पैटर्न फॉलो करें। उसके बाद पैटर्न फॉलो करने के बाद आप कुछ इसमें एक 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 आप यूँ समझें कि आप एक नेक्स्ट लेवल एक कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, कि आप स्पेशल परमिशन फ्रॉम डी में होती हैं, वो लेके आप, इवन दो उनका ये एक पोर्टल है, आप वो इनका एक इंटरनल पोर्टल होता है, आप उसको भी एक्सेसिबल बना सकते हैं। सर वो तो करने पे है सर, आप करने पे आए तो यूएई में बहुत ऑप्शंस है, दुबई में बहुत ऑप्शंस है फिर, लेकिन ये फुल फ्लैज बिजनेस हो जाएगा आपका सर। जी जी बिल्कुल। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। जी आरिफ शफीक साहब। मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो हम अकाउंट क्रिएट किया है हमने, तो जी ये सर। कितने दिन तक वैलिड रहता है? क्या चक्कर होता है? मतलब ये अनलिमिटेड है क्या है?
जैसे सर ये हम, अनलिमिटेड है सर। अच्छा जैसे हम जीमेल वगैरह की आईडी यूज करते हैं वो चल रही है? सब सब चलेगा सर, सब चलेगा। अच्छा। ये हाँ जी सर, ये ऐसा पोर्टल है कि आप एक दफ़ा इस पे से लाइसेंस बनाएंगे अपने क्लाइंट का, फिर रिन्यूअल भी यहीं पे करेंगे, और सही। उसमें आप कोई अमेंडमेंट करेंगे तो वो भी यहीं से करेंगे। तो सर ये जितना भी है, ये आपका जो भी आपका होगा कंसर्न, दुबई सही। से स्पेशली, वो आप यहीं से ऑपरेट करेंगे सर। अच्छा सर, ये सर सारा हमारा प्रोसेस अभी फॉर्मेशन चल रहा है, कंपनी किस तरह से फॉर्म सर हो। अभी तो यूं समझें कि मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट दिया, आज उस जी। कॉन्सेप्ट को मैंने ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच से लेके चला हूँ। अब सही। देखें, कल मुझसे ये सवाल पूछा गया कि सर हम क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी लेके चला हूँ इसको आज। एक अब लेसन। नेक्स्ट जो हमने जाना है ना सर, वो हम फिर अगले अपनी फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। चलेंगे क्लास, अभी करते हैं क्लास को वाइंड अप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।